हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और इंस्टाग्राम का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी आज की कहानी नरेश की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। नरेश, जो कि किसी काम के सिलसिले में अपने घर से बाहर गया हुआ था। उसका कहना यह था कि अक्सर ही मैं अपने काम को लेकर बाहर जाया करता था और कई बार उसे आने में ज्यादा समय भी लग जाता। लेकिन इस बार जो उसके साथ हुआ, शायद वो उसे कभी नहीं भूल पाएगा। एक रात जब उसका काम खत्म हुआ और वो घर लौटने लगा, घड़ी में रात के कुछ 1:30 बज रहे थे। शहर की सड़कें सुनसान पड़ी हुई थी। नरेश जिस जगह पर रहता था, वो जगह या जहां पर उसका घर था, वो शहर को लगकर ही एक ऐसी जगह थी जहां पर कुछ ही लोग रहते थे। यानी वहां पर भीड़ ज्यादा नहीं थी लोगों की। अब मैं घटना पर आता हूँ। जैसा कि मैं आपको बताया, रात के 1:30 बज रहे थे, सड़कें भी सुनसान हो चुकी थी, हल्की सी ठंडी हवाएं चल रही थी और अंधेरा मानो हर तरफ पसरा हुआ था। नरेश पहले तो कई देर तक वहां ऑटो रिक्शा के लिए रुका, लेकिन जब उसने देखा कि कोई रिक्शा नहीं मिल रही, तब वो जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाना शुरू कर दिया ताकि वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंच सके। जैसे ही वो उस सुनसान वाले रास्ते के पास पहुंचा, जो कि काफी घनी झाड़ियों से घिरा हुआ था, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा कि जैसा कि कोई उसके साथ साथ चल रहा है। जब एक सेकंड को उसने अपने बाजू में अपनी नजर किया, तब उसने देखा कि वहां किसी के पैर उसे बिल्कुल साफ दिखे। लेकिन जैसे ही उसने अपना चेहरा ऊपर किया देखने के लिए कि यह है कौन, तो ऊपर कोई नहीं था। वो घबरा कर तुरंत ही दोबारा से पलटकर नीचे देखने लगा कि अभी अभी मैंने किसी के पैर देखे, वो किसके फिर। लेकिन अब वहां कुछ नहीं था, कोई नहीं उसे दिखाई दे रहा था। उसके मन में वो सोचने लगा कि ज्यादा थकावट की वजह से हो सकता है ये मेरा वहम हो, और वो फिर से आगे चलने लगा। थोड़ी ही देर के बाद उसके कदमों की आवाज के साथ साथ दूसरे कदमों की आवाज आने लगी। नरेश का दिल एकदम से बैठ गया। पीछे मुड़कर देखा, अब भी कोई नहीं। फिर ये आवाज कैसे? उसने दोबारा चलना शुरू किया। इस बार भी वो आवाज आने लगी। अब ये उसका वहम नहीं हो सकता था, क्योंकि वो आवाज अब उसे बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। नरेश एक बार खुद को समझाने भी लगा कि हो सकता है मेरे ही कदमों की आवाज हो। इसीलिए अब वो अपने पैर बहुत धीमे से जमीन पर रख रहा था। लेकिन उसने महसूस किया कि नहीं, ये उसके कदमों की आवाज थी ही नहीं। उसने रुककर चारों ओर देखा, पर कोई नजर नहीं आया। डरते डरते उसने दोबारा से फिर चलना शुरू किया। अचानक अजीब सी उसे एक आवाज सुनाई दी, जैसे कि कोई कान में उसे कह रहा हो, रुक जा। नरेश की मानो तो जो भी कान में उसे कह रहा था रुक जा, वो इस तरीके से कह रहा था जैसा उसे वो आगे ना जाने की चेतावनी दे रहा हो। नरेश बताता है, मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। डर की वजह से मैं कांपने लगा और बहुत ज्यादा घबरा गया था। दौड़ते हुए मैं उस सुनसान रास्ते से, जो कि जंगली झाड़ियों से घिरा हुआ था, वहां से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। तभी उसने देखा कि रास्ते के किनारे एक परछाई नजर आ रही है। वो परछाई थी या फिर वही था जो उसके साथ में अभी चल रहा था। नरेश उसे देखकर काफी ज्यादा डर गया। उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा डरावनी और चौड़ी सी फैली हुई थी। उसका चेहरा बहुत लंबा था और इसी के साथ नरेश का कहना है कि उसके बाएं हाथ में एक डंडा जैसा कुछ नजर आ रहा था। वो क्या था ये नहीं समझ पाया, लेकिन कुछ तो था। उसे देखकर मुझे ऐसे भाव आ रहे थे जैसा कि वो मुझ पर हमला करेगा और शायद उसी डंडे से वो मुझे मार कर खत्म कर देगा।
मैं जल्दी जल्दी वहां से आगे भागने लगा तो वो परछाई मेरे पीछे आने लगी। मैं उससे इतना ज्यादा डर गया था कि अब मैं अपनी सांसें भी बराबर नहीं ले पा रहा था। ऐसा लगा जैसा वो मुझे बीच में से चीर देगा। उसने उस परछाई को और करीब आते हुए देखा। जब वो परछाई और करीब आई तो नरेश का कहना था, मैंने देखा कि वो एक औरत की परछाई थी और मैं उसे अनदेखा करने की कोशिश करने लगा ताकि मैं वहां से भाग सकूं। लेकिन वो औरत उसी का पीछा करने लगी। नरेश जी जान लगाकर भागा और अचानक उसने देखा कि वो औरत की परछाई एकदम से नरेश के सामने आकर खड़ी हो गई हो, जैसा नरेश का रास्ता रोक रही हो। नरेश बताता है, मैं डर तो काफी गया था लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके पूछ लिया, कौन हो तुम? मुझे यहाँ से जाने दो। औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि नरेश के मुंह से चीख निकल गई। उसके चेहरे पर खून के धब्बे थे और उसकी आंखें अजीब तरीके से लाल अब नजर आ रही थी। परछाई जब दूर थी तब कुछ अलग दिखी, नजदीक आने के बाद अब कुछ अलग दिख रही थी। नरेश दौड़ते हुए आगे बढ़ा। उसे राइट साइड में एक बंद रिक्शा दिखा। वो सोचा कि रिक्शा में जल्दी से भागकर चढ़ जाता हूँ और उस आत्मा से या उस परछाई से छुप जाऊंगा, लेकिन वो गलत था। जैसे ही नरेश उस रिक्शा में अंदर चढ़ा, उसने महसूस किया कि वो परछाई ठीक आगे की सीट पर रिक्शा की बैठी हुई थी। नरेश बताता है कि मैंने उसे आते हुए देखा भी नहीं और एक एहसास होता है कि कोई आकर बैठा, मुझे वैसा भी नहीं लगा। बस यूं लगा कि अचानक से वो प्रकट हो गई हो। मेरे हाथ अब डर से कांप रहे थे और अब शायद पैरों में जान भी नहीं बची थी कि मैं अब उससे भाग सकूं। मैं दोबारा कोशिश किया और दौड़ते हुए आगे भागा, पर ऐसा लगा जैसे वो औरत भी मेरे पीछे दोबारा उड़ती हुई आ रही है। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी, दिल की धड़कनें तो मानो बस बंद होने को थी। हर कदम पर नरेश को बस ऐसा लग रहा था कि शायद किसी भयानक चीज के मैं नजदीक जा रहा हूं। पीछे तो वो साया पड़ा था और आगे जैसा जैसा भाग रहा था, लग रहा था कि मैं खुद ही अपनी मौत की तरफ आगे बढ़ते जा रहा हूं। एक मोड़ पर पहुंचते ही मैंने देखा कि वही औरत अब मेरे सामने खड़ी थी। इस बार वो और भी पास थी। उसका डर अब मानो चरम पर पहुंच चुका था। तभी मैंने अपने कंधे पर एक ठंडी सी चीज महसूस की। जब मैंने डरते हुए अपना चेहरा घुमाकर अपने कंधे पर देखा तो वहां सिर्फ हड्डियों वाली उंगलियां थी। उन हड्डियों पर मांस बिल्कुल नहीं था और कुछ नोकीली चीज मुझे पीठ पर चुभी। मैंने तुरंत ही उसे हटाने के लिए अपना हाथ अपनी पीठ पर लगाना शुरू किया कि वो नोकीली चीज दूसरा हाथ थी, उस परछाई का, जिसने मेरा हाथ पकड़ी और जोर से मेरे हाथ को मोड़ा। मैं काफी ज्यादा दर्द में और डर से अब चिल्ला रहा था। अभी ये सब तो मेरे साथ हो ही रहा था कि अचानक मैंने सामने से एक और परछाई देखी। वो परछाई के कंधों पर सर ही नहीं था। ये क्या था? पहली बार मैं कुछ ऐसा देख रहा था। मेरे पूरे शरीर में ऐसा लगा कि किसने लकवा मार दिया है और अब मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मैं फिर भी लड़खड़ाते हुए पीछे हटने लगा। मैं खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, जैसा एक मछली पानी से जब निकल जाती है और वो पूरी जी जान लगाती है कि उसे पानी मिल जाए, बस वैसे ही मैं अपनी जिंदगी के लिए पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय अचानक से ऐसा लगा कि किसी ने मेरे कान में आकर फुसफुसाया और उसने मुझसे कहा कि भगवान का नाम ले। मैंने जोर से भगवान का नाम लिया और जैसे ही मैंने नाम लिया, वो दोनों ही ताकत या वो दोनों ही साए, शक्ति, आप उसे जो भी कह लो, वो वहां से गायब हो गई। मैं जल्दी जल्दी वहां से भागते हुए अपने घर पर आया। मैंने मेरी पत्नी को सारी बात बताई। मेरी पत्नी ने कहा, हमें यहाँ पर शिफ्ट हुए 1.5 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और मैं आपको हर रोज यही बात कहती हूँ कि यहाँ पर कोई तो शक्ति है,
मैं जब भी रात में घर से उठती हूँ और खिड़की से बाहर देखती हूँ, मुझे कुछ टहलता हुआ या मंडराता हुआ नजर आता है। मुझे ये नहीं समझ में आया कि क्या ये सिर्फ मुझे ही दिखता है या और लोगों को भी दिखता है, और अगर दूसरों को दिखता है तो उन्हें अब तक ये बात क्यों नहीं सताई, वो क्यों यहाँ से शिफ्ट नहीं हो गए। नरेश बताता है कि वो दिन बस मैंने सोच लिया था, चाहे रास्ते पे रहना पड़े लेकिन मैं इस जगह को पक्का छोड़कर चला जाऊंगा। और नरेश उस घर को छोड़कर चला गया। नरेश बताता है कि ये घटना उसके साथ 2001 में घटी थी, लेकिन आज भी उस घटना का डर वो जानता है। तो दोस्तों, ये थी नरेश की कहानी। अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी निमिष की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। निमिष को उस रात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था जो कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। वो एक नॉर्मल सा लड़का था। निमिष ऑफिस से देर रात लौट रहा था। उसने जल्दी लौटने की सोची थी, लेकिन अचानक मौसम खराब हो गया। हल्की सी बारिश शुरू हो चुकी थी और रास्ते में बहुत ज्यादा धुंध छाई हुई थी। उसने अपनी गाड़ी की रफ्तार कम कर ली, लेकिन तभी अचानक एक मोड़ पर उसकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और वो गाड़ी के साथ गहरे खड्डे में गिर गया। गिरते ही वो कुछ सेकंड के लिए एकदम से खुद को संभाल ही नहीं पाया और बेहोश हो गया। लेकिन थोड़े ही समय में जब उसकी आंख खुली तो उसे समझ आया कि अब भी वो खड्डे में बुरी तरह से घायल पड़ा हुआ है। चारों ओर अंधेरा था और बस हल्की सी सर्द हवा चल रही थी। उसकी गाड़ी एक तरफ पड़ी हुई थी और चारों ओर बस गहरा सन्नाटा उसे नजर आ रहा था। उसी के साथ उसे एक आवाज सुनाई दे रही थी जो कि सिर्फ झाड़ियों की खड़खड़ाहट और उल्लुओं की आवाज थी। निमिष ने दर्द के बावजूद उठने की कोशिश की, लेकिन वो चलने की हालत में था ही नहीं। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कुछ दिखा ही नहीं। उसकी सांसें डर की वजह से तेज हो गई थी और उसका बायां हाथ गिरने की वजह से बोलो या डर की वजह से अब बहुत ज्यादा कांप रहा था। उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है जो शायद उसे और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहता था। एक बार को लगा कि वो सपना देख रहा है, लेकिन अगले ही पल उसने एक अजीब सी आवाज सुनी जो उसकी तरफ बढ़ती आ रही थी। वो एक भयानक डरावनी हंसी थी जो काफी ज्यादा डरावनी लग रही थी, और उस ठंड में या उस सुनसान रास्ते पर वो आवाज गूंज कर जब दोबारा उसके कानों में पड़ती तो उसके शरीर को डरा देती। निमेश ने वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी गाड़ी के शीशों पर एक धुंधली सी परछाई है। जो परछाई धीरे धीरे अजीब सा बिहेव कर रही थी। जब उसने गौर से देखा तो उसे समझ में आया थोड़ा सा कि वो परछाई एक महिला की थी जिसका चेहरा पूरे रूप से दिख नहीं रहा था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल साफ दिख रही थी, चमकीली, और ऐसा लग रहा था कि आंखों में खून उतर चुका है। वो घुरते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगी। निमिष का गला सूखने लगा और वो बुरी तरह कांपने लगा। वो उस जगह से भागना चाहता था, लेकिन पैर जैसे हिल ही नहीं रहे थे। शायद उसे काफी ज्यादा चोट आई हुई थी। डर और थकान से भरा निमिष गिरा पड़ा था। अचानक से ही उसने अपने सामने एक पुरानी हवेली देखी। हवेली बहुत ज्यादा पुरानी थी और उसे देखकर ही समझ में आ रहा था कि वो काफी ज्यादा पुरानी होने के साथ साथ टूटी फूटी भी थी। दीवारों से काई लटक रही थी और खिड़कियों पर घनी धूल जमी हुई थी। निमिष ने सोचा शायद वहां से उसे मदद मिल सकती है। धीरे धीरे वो चलकर हवेली की तरफ बढ़ा और दरवाजा खटखटाया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे एक सामने से ऐसा लगा कि कोई उसका अंदर वेट कर रहा हो और वो उसी का वेट करते हुए निमिष को बुला रहा हो। निमिष एकदम से रुक गया।
अंदर का माहौल काफी अजीब और डरावना लग रहा था। हवेली में चारों ओर अंधेरा था और केवल कुछ जगहों पर मोमबत्तियां जल रही थी। अचानक से उसे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। जो कदमों की आवाज धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। डर के मारे निमिष का खून मानो जम सा गया हो। मन ही मन सोचने लगा, इतनी पुरानी हवेली, अब भी यहाँ पर कोई रहता है? बहुत अजीब सी बात है। और इस समय कौन मोमबत्तियां जलाता है? उसे समझ आ चुका था कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। तभी उसने सामने एक औरत को देखा। वो औरत पुराने जमाने के कपड़े पहनी हुई थी, जो कि शायद 100-200 साल पुराने होंगे, और उसकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी। काफी पतली और लंबी थी। उसके चेहरे पर उसके बाल ढके हुए थे, लेकिन अब भी उसकी आंखें दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें निमिष को सीधा घूर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और गुस्सा नजर आ रहा था, जो किसी को भी मौत के घाट उतार सकता था। वो औरत धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। निमिष ने अपने पैरों को पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे किसी ने रस्सी से बांध दिया हो। उसने कांपते हुए पूछा, आप कौन हो और यहाँ पर आप कैसे? औरत ने बिना कुछ कहे उसकी ओर इशारा किया, और तभी निमिष को कुछ ऐसा दिखाई दिया जिससे उसकी रूह कांप उठी। वहां उसके चारों ओर भूतों का एक झुंड खड़ा हुआ था, जिनके चेहरे खून से लथपथ थे। सभी निमिष की ओर देख रहे थे और उनके चेहरों पर एक डरावनी सी मुस्कान थी। उनमें कुछ तो ऐसे थे जिनके दांत टेढ़े मेढ़े, बाल घुंघरालू और लंबे। किसी के हाथ टूटे हुए नजर आ रहे थे तो किसी के पैर टूटे हुए दिख रहे थे। अब निमिष को समझ आ चुका था कि वो एक ऐसी जगह पर आ गया है, अनजाने में, जहां से शायद अब वो कभी लौट कर नहीं जा पाएगा। वो चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी आवाज कोई सुन ही नहीं रहा था। वो औरत उसके पास आई, उसके चेहरे को अपने नोकीले नाखूनों से छूने लगी। उसकी ठंडी उंगलियों का महसूस करना निमिष के लिए ऐसा था जैसे मौत को छूकर वापस आना। अचानक सब कुछ शांत हो गया। निमिष एकदम से उठा, और जब उठा तो उसने देखा कि वो एक हॉस्पिटल में बिस्तर पर पड़ा है। उसके चारों ओर डॉक्टर और नर्स थे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब सपना था, लेकिन उसके हाथ पर अभी भी उस औरत के नाखून के निशान नजर आ रहे थे। निमिष का कहना था कि वो रात के बाद मैं इतना ज्यादा डर गया था कि अब ऑफिस से अकेले आने का मन ही नहीं करता था। उसके पीछे का रीजन ये था। निमिष बताता है कि जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेकर घर पर गया तो उसे उस रात के बाद से ऐसे ही डरावने सपने रोज रात में आते। कुछ 15 या 17 दिन बीते होंगे कि एक रात जब वो अपने घर पर आया तो उसने महसूस किया कि घर पर अब भी वही औरत है। वो औरत भले ही उसे दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन हाँ, उसकी खुशबू या उसकी स्मेल उसे बिल्कुल साफ समझ में आ रही थी। निमिष का ये भी कहना था कि उस रात, जिस रात उसे उसकी स्मेल महसूस हुई, जब वो अपने बिस्तर पर सोने गया तो उसने महसूस किया कि कोई उसको अपने नोकीले नाखूनों से हाथ पे और उसके चेहरे पर वार कर रहा हो। वो उठकर एकदम से लाइट ऑन कर चारों ओर देखने लगा, लेकिन कोई नहीं दिखा। एक बात सच ये थी कि उसके हाथ पर नाखून के निशान बिल्कुल ऐसा लग रहा था ताजे थे, जैसा किसी ने अभी अभी नाखून मारा हो। निमिष के पैरों से जमीन खिसक गई। वो जल्दी से उठा और बाहर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जो उसके घर का दरवाजा था वो अब खुल ही नहीं रहा था। ऐसा लगा जैसा किसी ने बाहर से उसे बहुत कस के पकड़ा हो। निमिष दोबारा से अंदर चीखा चिल्लाया कि थोड़ी ही देर में अचानक से दरवाजे पर बेल बजी। निमिष भागते हुए दरवाजे पर गया और दरवाजा खोला। इस बार दरवाजा खुल गया। बाहर देखा तो और कोई नहीं, उसका भाई उससे मिलने आया हुआ था। निमिष बताता है कि मैं अपने भाई को देखकर जोरों से चीखने और रोने लगा।
मुझे देखकर बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर मैंने अपने भाई को मेरे साथ घटी सारी घटना बताई। मेरे भाई ने सारी बात सुनकर मुझसे कहा कि अब तू टेंशन मत ले, मैं आ गया हूं ना, तुझे यहाँ से ले चलूंगा। लेकिन ये भी उसकी एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि जब निमिष को वो ले जाने लगा अपने साथ, तो उसके भाई को भी वैसा ही कुछ अनुभव होने लगा। और जब उसने निमिष से पूछा कि अब मुझे भी कुछ लग रहा है, तब निमिष ने कहा, मैं यही बात कर रहा था कि मुझे बार बार ऐसा ही कुछ महसूस होता है। निमिष के भाई ने निमिष को कहा कि यहाँ से तुरंत ही हमें निकलना होगा। वो दोनों जब वहां से निकलने लगे, तब निमिष के भाई को ऐसा लगा जैसा कि कोई उसके सर को बहुत जोर से दबा रहा है। एक कॉम्पैक्ट फीलिंग उसे आने लगी, लेकिन उसने हार न मानते हुए भगवान का नाम लेकर वहां से अपने भाई का हाथ पकड़कर निकल गया। और दोबारा फिर वो लोग उस घर पर नहीं गए। निमिष की जॉब का जो इशू था, तो निमिष का कहना है कि मैंने फिर उस जॉब को ही छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी निमिष की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी अरबाज की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। अरबाज के लिए नया घर खरीदना एक सपने जैसा था। वो काफी समय से इस घर को खरीदने की कोशिश कर रहा था और हर जगह पर वो बोल कर रखता कि कोई सस्ता और अच्छा घर हो तो मुझे दिखाना, मैं खरीदूंगा। लेकिन हर बार उसे जो भी घर दिखाया जाता वो उसके बजट के बाहर होता। फिर आखिरकार एक पुराना बड़ा सा घर उसे अच्छे दामों में मिल गया। घर थोड़ा सा बुरी कंडीशन में था, लेकिन अरबाज ने सोचा कि कुछ मरम्मत के बाद ये घर सुंदर जरूर बन जाएगा। और उसने पहले ही अपने घर वालों को भी ये कहा था कि जिस दिन मैं अपना घर लूंगा वो दिन मैं आप लोगों के साथ नहीं रहूंगा। अरबाज के घर वालों के साथ उसकी इतनी ज्यादा बनती नहीं थी, क्योंकि वो लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। इसीलिए वो बचपन से ही पैसे इकट्ठा करके घर लेने की कोशिश में था। अरबाज बताता है कि घर मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं आया था, लेकिन घर वालों से भी मैं परेशान हो चुका था। इसीलिए अब वो घर मेरे बजट में भी था और मुझे दूसरी परेशानी भी थी घर वालों से, इसीलिए मैंने उसे ले लिया। पहली रात जब उसने उस घर में कदम रखा तो उसे कुछ अजीब सा लगने लगा। ऐसा लगने लगा जैसा वो घर खुद ही नहीं चाहता हो कि कोई उस घर में आकर रहे। लेकिन अरबाज ने खुद को ये समझाया कि हो सकता है कई सालों से ये घर बंद पड़ा था, इसी वजह से हो सकता है कि इस घर में मुझे कुछ ऐसा अजीब सा फील हो रहा है। घर के अंदर का माहौल काफी अजीब सा था। घर के अंदर की दीवारों पर हल्की सी सीलन थी और एक अजीब सी भारी महक चारों ओर फैली हुई थी। उसने इसे घर की पुरानी हालत का नतीजा समझा और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, उसे महसूस हुआ कि वहां कुछ अनजान सी निगाहें हैं जो उसे घूर रही है। उसने फिर से खुद को समझाया कि घर बहुत पुराना है, इसी वजह से ये सब मुझे ऐसा लग रहा होगा। वो अपने सामान को अरेंज करने में लग गया, लेकिन घर के हर कोने में उसे जैसे किसी के होने का एहसास हो रहा था। कभी वो बेवजह पीछे मुड़कर देखता, तो कभी अचानक ऐसा लगता जैसे उसके कानों के पास से कोई फुसफुसा कर निकल गया हो। एक बार को उसे ऐसा भी लगा कि एक हवा का झोंका जो कि उसे चीर कर गुजरा हो, उस हवा के झोंके में शायद कोई ऐसी शक्तियां भी थी जो उसे पीछे ढकेल रही थी। उसने इसे अपनी थकान का दोबारा से असर मानकर नजरअंदाज किया और आराम करने के लिए सोने चला गया। रात के गहरे अंधेरे में अचानक उसकी नींद खुली। नींद एक आवाज से खुली थी और वो आवाज सिलाई मशीन की थी, जो कि उसकी पत्नी की थी। उसकी पत्नी अगले दिन उस घर में शिफ्ट होने वाली थी। उसकी पत्नी मायके गई हुई थी। अरबाज ने जब सिलाई मशीन की आवाज सुना तो वो दंग रह गया और वो उठकर देखने लगा। सिलाई मशीन की जो पैकिंग थी उसे उसने खोलकर सामने टेबल पर रख दिया था। वो मशीन का प्लग भी नहीं लगा हुआ था, फिर भी वो मशीन चल रही थी। ये देखकर अरबाज हैरान रह गया। उसके कमरे के बाहर से फिर उसने सुना कि किसी के चलने की हल्की सी आवाज आने लगी। उसने दरवाजे के नीचे से परछाइयों को आते जाते देखा। ऐसा महसूस हुआ जैसा कि बाहर कमरे के कुछ लोग हैं जो घूम रहे हैं
और उनकी परछाई उसे नजर आ रही है। उसकी सांसें तेज हो गई और दिल की धड़कनें अब जोरों से धड़कने लगी। अरबाज ने धीरे से दरवाजा खोलकर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। और दरवाजा खोलते ही उसने महसूस किया कि एक बार फिर दोबारा से वो सिलाई मशीन का चलना अपने आप शुरू हो गया। वो घबरा कर सिलाई मशीन के पास गया, ये देखने के लिए कि इसे क्या हो रहा है, कोई खराबी तो नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अरबाज के करीब जाते ही वो सिलाई मशीन एक बार फिर दोबारा से रुक गई और दरवाजा, जो कि उसने अभी आड़ा ही रखा हुआ था, वो अब धीरे धीरे और खुलने लगा। अरबाज घबराहट में भागकर जल्दी से दरवाजे के पास गया और दरवाजे को बंद कर लिया और फिर इससे जाकर बिस्तर पर लेट गया। वो खुद को बार बार समझा रहा था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा वहम है, सिलाई मशीन हो सकता है खराब हो गई होगी। और वो रात में उसके बाद सो गया। सुबह में जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि घर पिछली रात से बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। अरबाज को यह देखकर बहुत सुकून मिला। दिन तो पूरा कट गया, लेकिन शाम होते ही जैसे ही सूरज डूबा कि उसके साथ कुछ अजीब सी हरकतें दोबारा होने लगी। एक बार को ऐसा लगा जैसा कि सीलिंग के कोने में कोई बैठा हुआ उसे घूर रहा है। वो कोई परछाई नहीं, उसका चेहरा दिख रहा था, लेकिन वो बहुत अजीब सा बड़ा और बहुत ज्यादा चौड़ा। उसका शरीर नहीं दिख रहा है, लेकिन चेहरा बिल्कुल साफ दिख रहा था। अरबाज इससे भी काफी ज्यादा घबराया हुआ था। उसने तुरंत ही लाइट्स ऑन की उस कमरे की और दोबारा देखा तो वहां कोई नहीं था। जब रात में वो थकान के बावजूद सही से नहीं सो पा रहा था, अचानक उसे महसूस हुआ कि बिस्तर के पास कोई खड़ा है। उसकी आंखें जैसे ही खुली, उसने एक धुंधली सी परछाई को देखा जो धीरे धीरे एक इंसान का आकार लेती हुई नजर आ रही थी। वो एक लंबी सी काली आकृति थी जिसकी आंखें जलती हुई लाल थी और उसके शरीर से आग की चिंगारियां निकल रही थी। उसके चेहरे पर गहरा डरावना भाव था। अरबाज की सांसें मानो रुक सी गई थी और वो वहीं पर बिस्तर से 1 इंच भी हिल नहीं पा रहा था। उसने किसी तरह खुद को संभाला और डर के मारे चिल्ला उठा। उसकी आवाज सुनते ही वो आकृति कहीं गायब हो गई। अरबाज डर की वजह से पसीने में लथपथ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब असल था या उसकी कल्पना है। उसने सोचा कि हो सकता है वो बस तनाव में हो, लेकिन उसके मन में एक डर बैठा हुआ था। कुछ दिनों बाद उसने सोचा कि घर में किसी धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन करना चाहिए ताकि ये अजीबोगरीब घटनाएं रुक जाएं। उसने एक मौलवी को बुलाया। मौलवी ने घर का मुआयना किया और कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने कहा, इस घर में जिन्नात का वास है। यहाँ पर मैं बिल्कुल साफ महसूस कर पा रहा हूँ कि जिन है। बल्कि उसने ये भी कहा कि एक जिन नहीं, पूरा के पूरा कुनबा है जिन्नात का जो इस घर में रह रहा है और वो तुम्हें यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरबाज का चेहरा सुनकर पीला पड़ गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ उसके साथ हो सकता है। मौलवी ने कुछ दुआएं पढ़ना शुरू की और घर में कुछ अगरबत्ती जलाने के लिए दे दी। लेकिन जैसे ही मौलवी ने दुआएं पढ़ना शुरू करी थी, घर में एक अजीब सी हलचल मच गई। हवा बहुत भारी हो गई और खिड़कियां और दरवाजे जोरों से खुलने और बंद होने लगे। अरबाज की सांसें अब फूलने लगी थी। उसे सांस लेने में घुटन सी महसूस हो रही थी। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कमरे में कई अदृश्य शक्तियां घूम रही है। मौलवी ने तुरंत अरबाज को घर से बाहर जाने को कहा, लेकिन अरबाज के पैर जैसे एकदम से अकड़ गए थे। उसकी आंखों के सामने अचानक दीवारों पर अजीब अजीब से निशान दिखने लगे, जैसे कि किसी ने नाखूनों से खुरच कर वो निशानों को बनाया हो। तभी अरबाज ने अपने कानों में गूंजती हुई आवाज सुनी, ये घर हमारा है, तुम यहाँ नहीं रह सकते। वो आवाज इतनी ठंडी और गहरी थी
कि अरबाज का खून जैसे जम गया। उसके दिल में एक भयानक डर बैठ गया। मौलवी ने किसी तरह दुआ ख़त्म की और उसे उस घर से बाहर निकाला। अरबाज का दिल तो अभी भी तेजी से धड़क रहा था। उसने मौलवी से पूछा, क्या वो जेल चले गए? मौलवी ने कहा, यह इतना आसान नहीं है। वो यहाँ पर बहुत पुराने हैं, कई सालों से रह रहे हैं। ये जगह उनका ठिकाना है। तुम्हें इस घर से दूर ही रहना होगा। अरबाज ने तुरंत ही अपना मन बना लिया, लेकिन जैसा कि उसने उस घर को तभी ही खरीदा था, इसीलिए वो उस घर को अब बेचने की कोशिश करने लगा। कई भी वो घर बेचता तो लोग उसे खरीदने को तैयार ही नहीं थे। फिर जाकर उसे एक फैमिली मिली जो कि उस घर को खरीदने के लिए तैयार हो गई। अरबाज ने लेकिन उन्हें सारी सच्चाई बताई। जो फैमिली थी जिन्हें वो घर लेना था, वो इन सब बातों को अंधविश्वास में मानते थे और कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं होता। अरबाज ने कहा कि ठीक है, आपकी मर्जी, आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, मुझे पैसे दे दीजिए और घर ले लीजिए। उसके बाद अरबाज बताता है कि कभी भी उसने पलटकर उस घर की तरफ नहीं देखा। तो दोस्तों, ये थी अरबाज की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी जो अगली कहानी है, ये एक ऐसे लड़के की है जिसे एक ऐसी अनोखी चीज़ मिली। उसे पाने के बाद वो जो कुछ भी बोलता वो सच हो जाता। ये बात है गिकरा नाम के गांव की, और अजय उस ही गांव में रहा करता था। उस गांव में तकरीबन 100 साल पहले का कब्रिस्तान हुआ करता था, और उस कब्रिस्तान के आसपास बहुत मौतें भी हुई थी। उस कब्रिस्तान को इसी वजह से हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। एक दिन अजय अपने दोस्तों के साथ उसी कब्रिस्तान के पास खेलने गया। अजय खेल ही रहा था कि तभी उसे ज़ोर से बाथरूम आई। तो अजय ने अपने दोस्तों से कहा, यार तुम लोग खेलो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। ऐसा कह के अजय टॉयलेट करने के लिए चला गया। जब अजय टॉयलेट कर ही रहा था तभी उसे किसी की आवाज़ आई। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई कह रहा हो, जो चाहो वो सब मिलेगा। लेकिन अजय ने उस पर ध्यान नहीं दिया और टॉयलेट करके वापस आने लगा। अजय जब वापस आ रहा था तभी उसके सामने एक लॉकेट हवा में से पता नहीं कैसे नीचे आया। ऐसा लगा कि किसी ने ऊपर से फेंका हो। अजय ने उस लॉकेट को देखा और बोला, अरे लॉकेट ऊपर से नीचे कैसे आया? किसने गिराया होगा? उसने ऊपर देखा, लेकिन ऊपर तो कुछ नहीं था। फिर अजय ने उस लॉकेट को उठाया और देखने लगा। वो लॉकेट दिखने में तो बहुत पुराना लग रहा था, क्योंकि उस लॉकेट पे अजीब सी कुछ लैंग्वेज में भी लिखा हुआ था। अजय को तो समझ नहीं आया कि उस लॉकेट पे क्या लिखा हुआ है, लेकिन वो उस लॉकेट को अच्छा मानने लगा और ऐसा लगा कि ये लॉकेट अच्छा है तो इसे रख लेता हूँ। तो अजय ने बिना कुछ सोचे समझे वो लॉकेट को अपने गले में पहन लिया। जैसे ही अजय ने उस लॉकेट को पहना तो एक आवाज़ आई, और वो आवाज़ मानो कह रही थी, अब तुम जो चाहोगे वो सब सच में हो जाएगा। अजय वो आवाज़ सुन के थोड़ा सा डर गया। फिर अजय ने उस आवाज़ से पूछा कि तुम कौन हो, मेरे सामने आओ ना। लेकिन उस आवाज़ का कोई जवाब नहीं आया। फिर अजय अपने दोस्तों के पास चला गया, लेकिन उसने मन में सोच लिया था कि वो इस लॉकेट के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा। शाम के लगभग 5 बजे तक अजय अपने दोस्तों के साथ उस कब्रिस्तान के पास खेलता रहा। फिर अजय ने अपने दोस्तों से कहा, चलो यार, शाम के 5 बज गए, आज अगर घर जाने लेट हो गया ना तो माता पिता बहुत चिल्लाएंगे और वो लोग बहुत गुस्सा भी करेंगे। फिर अजय और उसके सभी दोस्त अपने अपने घर को चले गए। अजय घर जाते समय मन में सोच रहा था कि आज उसके पिताजी रात में उसे खेत की रखवाली करने ना भेजे तो अच्छा है। अजय बस ये बात मन में सोच ही रहा था और ये सोचने लगा कि कोई ना कोई बहाना बना देता हूँ कि कैसे वो आज रात खेत की रखवाली करने से बच जाए। ऐसा ही सोचते सोचते वो अपने घर पहुँच गया। फिर शाम को अजय के पिताजी ने उससे कहा
कि बेटा तुम आज खेत की रखवाली करने के लिए मत जाना। अजय को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने मन में बोला, आज भगवान ने मेरी सुन ली। फिर अगली सुबह अजय जब कुछ काम से जा रहा था तो उसके बाजू से बहुत तेजी से दो बाइक वाले गुजरे। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, अरे मरेगा क्या? फिर कुछ ही दूरी पे अजय ने देखा कि रेलवे क्रॉस लाइन, जिसे हम फाटक भी कहते हैं, उसके पास काफ़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी। जब अजय पास में जाकर देखा तो हैरान हो गया। उसने देखा कि वही दो बाइक वालों की वहाँ पर मौत हो चुकी थी। ट्रेन से टकराकर दोनों बुरी तरह कट चुके थे। लेकिन अजय ने सोचा कि ये कोई घटना होगी, भला मेरे कहने से कोई कैसे मर सकता है। अजय अपने काम की तरफ चला गया। शाम को जब अजय अपने गांव आया तो उसने देखा कि गांव के सभी कुएं के पास भीड़ लगी हुई थी। अजय ने बोला, कहीं सभी कुएं का पानी गंदा तो नहीं हो गया? ऐसा कह के अजय अपने घर चला गया। अभी घर पर आके आराम ही कर रहा था कि उसकी मम्मी उसके पास आई और बोली, अजय जाके ज़रा दूसरे गांव से कुएं से पानी लेकर आ। जिस पर अजय ने कहा, क्यों मम्मी, हमारे गांव में इतने सारे कुएं हैं, उनको क्या हो गया? तो उसकी मम्मी ने बोला कि अचानक गांव के सभी कुएं का पानी पता नहीं कैसे गंदा आ रहा है। वो पानी लेने के लिए दूसरे गांव चला गया और मन में ये सोच रहा था कि आज वो जो भी बोल रहा है वो सच कैसे हो रहा है। फिर अजय को याद आया कि जब उसने ये लॉकेट पहना था तब से वो जो कुछ भी सोच रहा है या बोल रहा है वो सब सच हो रहा था। अजय ने बोला, चलो इस लॉकेट को अब चेक करके देखता हूँ। अजय ने फिर इसके बाद में बोला कि उसके खेत में जो आम का बड़ा सा पेड़ है उस पर बहुत सारे आम अपने आप आ जाए, और ये कहकर वो खेत की तरफ जाने लगा। और जाते जाते ये सोच रहा था कि देखता हूँ पेड़ पर आम आए हैं या नहीं आए। फिर अजय को ख्याल आया, अगर वो अभी खेत जाएगा तो उसके पिताजी उसे वहीं खेत में रुका लेंगे। फिर अजय ने बोला, कल सुबह जाके देखूंगा, वैसे भी आज बहुत थक गया हूँ। ऐसा कहकर अजय पानी लेके अपने घर चला गया। रात को लगभग 4 बजे अजय को एक आवाज़ आई और उस आवाज़ से उसकी आँख खुल गई। पहले तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आवाज़ किस चीज़ की है। अजय अपने बिस्तर से उठा और उस आवाज़ का पीछा करने लगा। वो आवाज़ अजय को घर के पीछे से आ रही थी। अजय उस आवाज़ का पीछा करते करते घर के पीछे चला गया और जैसे ही वो घर के पीछे पहुंचा तो हैरान रह गया। वो आवाज़ एकदम से बंद हो गई। अजय वापस अपने बिस्तर पर आ गया और सो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि घर के पीछे पहुंचते साथ वो आवाज़ अपने आप कैसे बंद हो गई। सुबह जब अजय की आँख खुली तो उसके पिताजी उसके सामने खड़े थे। अजय बिस्तर से उठा और बोला, हाँ बोलिए पिताजी। तो अजय के पिताजी ने कहा, मेरे साथ चलो। अजय बिना कुछ पूछे अपने पिताजी के साथ चला गया। उसके पिताजी उसे खेत में आम के पेड़ के पास लेकर गए और बोले, ये देखो। अजय ने देखा आम के पेड़ पे बहुत सारे आम थे, जबकि आम का महीना ही नहीं था। अजय देखकर समझ गया कि ये लॉकेट कोई मामूली लॉकेट नहीं है। फिर अजय ने मन ही मन बोला कि ललित नाम का एक लड़का है गांव में, उसके दोनों हाथ टूट जाएं, क्योंकि उसने अजय को बहुत ज़्यादा परेशान किया था। कभी कभार वो उसे मारा भी करता था। अजय ऐसा मन में ही बोला और ललित को देखने चला गया। अजय कुछ देर बाद ललित के पास पहुंच गया। उसने देखा ललित बाइक पे बैठ के कहीं जा रहा था। अजय ने मन में बोला, अरे ये तो बिल्कुल ठीक है और इसके दोनों हाथ भी ठीक है। फिर उसने अपने ही मन में सोचा कि शायद अब तक जो मेरे साथ हो रहा था वो एक कोइंसिडेंस था। इतने में अजय के पिताजी आए और अजय को डांट लगाई और कहा, सारा दिन ऐसे ही घूमता रहता है, कोई काम भी बराबर से नहीं करता, चल खेत में, बहुत काम है। फिर अजय अपने पिताजी के साथ खेत में काम करने चला गया। अजय जब काम कर ही रहा था तो उसे एक आवाज़ सुनाई दी। अजय ने जब वो आवाज़ ध्यान से सुना तो वो आवाज़ कह रही थी, मुझे मेरी चीज़ वापस करो वरना जान से मारे जाऊंगे। अजय ने जैसी ही आवाज़ सुनी वो फ़ौरन अपने पिताजी के पास गया
और उनसे कहने लगा, पिताजी क्या तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई दे रही है जो मुझे सुनाई दे रही है? अजय के पिताजी ने कहा, मुझे मालूम है तू ये सब बहाने कर रहा है। चल जा, आज रात में भी तुझे खेत में ही आकर सोना है और खेत की रखवाली भी करना है। अजय निराश होकर घर चला गया। अजय घर जा ही रहा था कि अजय का एक दोस्त अजय के पास आया और कहने लगा कि ललित का एक्सीडेंट हो गया है और उसके दोनों हाथ टूट गए। ये सुन के अजय को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ और फिर अजय ललित को देखने के लिए चला गया। जब वो ललित के पास पहुंचा और ललित को देखा तो उसे समझ में आ गया कि ये सब इसी लॉकेट की वजह से हुआ है। अजय घर जाते ही उस लॉकेट को अपने गले से निकाल दिया और फिर जैसे ही उसने उस लॉकेट को निकाला तो एक आवाज़ आई। ये आवाज़ भी वही कह रही थी, मुझे मेरी चीज़ वापस करो वरना जान से मारे जाओगे। अजय वो आवाज़ सुन के डर गया और फौरन उस लॉकेट को अपने गले में पहन लिया और मन में ही सोचने लगा, ये आवाज़ है किसकी और कौन है ये? फिर अजय ने डरते हुए कहा, कौन है? मेरे सामने आओ, मुझे डराने की कोशिश मत करो। लेकिन अजय को उस आवाज़ ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर अजय आराम करने अपने बिस्तर पे चला गया। अजय आराम कर ही रहा था कि अचानक अजय की रूम की लाइट ऑन ऑफ होने लगी और ऑन ऑफ होते होते लाइट अपने आप फूट गई और एकदम से अजय को ठंडी लगने लगी। अजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी अजय को किसी ने आवाज़ लगाई। जैसे पीछे देखा तो एक काला साया जिसका सर नहीं था वो अजय की खिड़की में खड़ा था और उसे देखकर वो डर के मारे कांपने लगा। कांपते हुए अजय ने उस काले साये से पूछा, कौन हो तुम? तो उस काले साये ने कहा, मुझे मेरी चीज़ वापस करो। जिसके बाद अजय ने कहा, कौन सी चीज़? तो उस काले साये ने कहा, वही चीज़ जो तुम अपने साथ लेके आए हो कुछ दिन पहले ही। अजय ने कहा, मैंने तुम्हारी कोई भी चीज़ नहीं लाई है। फिर उस काले साये ने अजय को हवा में उठाया और अपने साथ पुराने कब्रिस्तान के पास लेकर गया और फिर कहा, अब कुछ याद आया? तूने मेरी चीज़ यहीं से ले गया था। अजय को याद आ गया। अजय ने फ़ौरन अपने गले से वो लॉकेट निकाला और उस काले साये की तरफ फेंक दिया। उस काले साये ने अजय को ज़मीन पर पटक दिया और हवा में ही मानो एकदम से गायब हो गया। तब से लेकर आज तक अजय शायद ही अभी कोई अनोखी या अनजानी चीज़ रास्ते में से उठाई होगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।